यूसीसी ने लिव इन रिलेशनशिप को खत्म कर दिया क्या? ये सवाल कहां से उठता है कि समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है या कांग्रेस इसके पक्ष में है? यदि भारतीय जनता पार्टी ने लिव इन रिलेशनशिप को खत्म कर दिया होता तब तो आपका सवाल जायज है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कड़वी ही सही लेकिन सच्चाई है, सोसाइटी की, समाज की सच्चाई है। लिव इन रिलेशनशिप किस सरकार ने खत्म किया इसको? उन्होंने तो प्रावधान बढ़ाए हैं। मैं अब अपनी बात पर आती हूं कि आर्टिकल 21 संविधान का राइट टू प्रिवेसी, जो हम बात कर रहे हैं कि ये स्टेट का इशू नहीं है, ये सेंटर का इशू है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे संविधान में, और संविधान में परिवर्तन करने की इजाजत पुष्कर सिंह धामी को नहीं है। संविधान में परिवर्तन करेगी संसद, इसलिए ये मामला केंद्र से उठना चाहिए था। मैं कल एक डिबेट देख रही थी, उसका कैप्शन बहुत सही था और बहुत जानी मानी डिबेट है। उसका कैप्शन था कि अब बेडरूम में भी घुस गई सरकार। पहले इस सरकार ने बताया कि आप खाएंगे क्या, फिर इस सरकार ने बताया आप पहनेंगे क्या, फिर इस सरकार ने बताया आप पूजा किसकी करेंगे, फिर इस सरकार ने बताया कि अब आप किसके साथ रहेंगे, कितना रहेंगे। यानी कि आप इसको समझ कर देखिए, एक लड़की के पूरे कैरेक्टर असैसिनेशन का इंतजाम कर लिया सरकार ने। लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़के के साथ वो 1 साल रहती है, उसके बाद शादी किसी और से करती है, तो वो लड़का तो आरटीआई में सारी सूचना निकाल लेगा कि ये लड़की किस किस के संग रहकर आ चुकी है। आपको लेजिटिमेसी देनी थी, जो ऑलरेडी उच्चतम न्यायालय उस संतान को पैदा, जो संतान हो रही है लिव इन से, उसको ऑलरेडी लेजिटिमेसी दे चुकी है उच्चतम न्यायालय 2010 में। और भी आपको अगर उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए था, संरक्षण चाहिए था, तो आप वो प्रावधान करते। ये रजिस्टर करा के आप ऑनर किलिंग को बढ़ावा देंगे। जितना आप ऑनर किलिंग देख रहे हैं उससे दुगुनी हो जाएंगी ऑनर किलिंग। आपको कुरीतियां खत्म करनी थी ना, तो फिर आप आंकड़े निकालिए एनसीआरबी के डेटा के। एनसीआरबी का डेटा के जो डेटा है दहेज उत्पीड़न, डाउरी किलिंग के मामले, वो भयावह करने वाले हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, जो एक पति पत्नी के बीच में या सास ससुर के द्वारा बहू पर किए जाते हैं, वो आंकड़े भयावह करने वाले हैं। लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं। डाउरी की वजह से लड़कियां मरती रहे और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मरती रहे, इनको केवल अपनी राजनीतिक मंशा को आगे रखकर उससे लाभान्वित होना है। एंड लोकसभा चुनाव के पहले, जबकि अभी ये लागू भी नहीं होगा। आप सोचिए, इसके बाद ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से राष्ट्रपति जी को जाएगा, राष्ट्रपति जी इसको गृह मंत्रालय भेजेंगे, ये विधिक विभाग में जाएगा, ये कार्मिक विभाग में जाएगा, ये न्याय विभाग में जाएगा। यानी कि एक लंबी लड़ाई है अभी यूसीसी। और यूसीसी तो आया भी नहीं। एक देश से आप एक राज्य में सिमटे, एक देश एक कानून की बात करती थी ना भाजपा, एक देश एक कानून से आप एक राज्य एक कानून में सिमटे, और उस राज्य में भी आप पूरी आबादी को नहीं इससे एक अम्ब्रेला दे पाए, आप नहीं जोड़ पाए। आपने आत्मा खत्म कर दी समान नागरिकता संहिता की। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि अखबारों में एक विरोधाभासी आंकड़ा आ रहा है सामने कि 2 लाख कुछ लोगों से सुझाव लिए गए। 2 लाख कुछ लोग 10% होते हैं क्या उत्तराखंड के? शायद मेरी मैथ्स कैलकुलेशन गड़बड़ है। फिर अगर 2 लाख लोगों से सुझाव लिए गए तो वो 10% कैसे हो गए? कहने का मतलब है शुरू से लेकर अंत तक झूठ, झूठ और झूठ। इसमें जितने प्रावधान है, चाहे वो शादी की उम्र की बात हो, वो पहले से नहीं है क्या शादी की उम्र? 18 साल युवतियों के लिए और 21 युवाओं के लिए नहीं है क्या शादी की उम्र? आप बताइए, क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहु विवाह प्रथा पर रोक है या नहीं है? बिना तलाक लिए या बिना अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरी शादी नहीं हो सकती? मुसलमानों में तो नहीं है। आप मुझे एक मुसलमान बताइए जिसकी 4 शादियां हो, आप बता सकते हैं? सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। दूसरा, यूसीसी इट इज नॉट अंडर द जुडिक्शन ऑफ एनी स्टेट, ये पार्लियामेंट का मामला है। और क्योंकि इसको लाने के पहले कई जो हमारे संवैधानिक, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तीसरा, जो आपने कहा कि इसमें मुस्लिम का कहीं जिक्र नहीं है, सरकार के दिमाग में ही था। अगर सरकार के दिमाग में न होता कि मुस्लिम विरोधी है,
तो उनको ये कैसे मालूम हो गया पेश होने के एक दिन पहले कि मुस्लिम हो सकता है कुछ आवाज उठाएं? और उसके लिए इन्होंने क्या किया, उस आवाज बंद करने के, जबकि आवाज कहीं नहीं उठाई, उसमें 151 धारा, 107 धारा और 116 सीआरपीसी के तहत सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के, जो कि कहीं उन्होंने कोई दंगा नहीं किया, कि संभावित विधानसभा सत्र होने जा रहा है उसके पहले आप उनको कहते हैं मुचलका लो। ये हमारे कई इसमें साथी, उनको मुचलका लेना पड़ा, और मुचलका लेने जब वो मजिस्ट्रेट के सामने गए, उस मजिस्ट्रेट ने किस तरीके से बदतमीजी की बात की वो भी कहीं से छिपा नहीं है। तो ये सरकार को कैसे मालूम हो गया कि मुस्लिम विरोधी नहीं है? सरकार को पहले ही मालूम था, क्योंकि सरकार इस तरीके के मुद्दे चाहती है जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उसको ला रहे हैं। दूसरा, जो अभी मैडम ने कहा, ये लिव इन रिलेशनशिप वाला, लिव इन रिलेशनशिप ये निजता का उल्लंघन है, और निजता का उल्लंघन इस वजह से है कि दो वयस्क, दे हैव राइट टू लिव, अपने हिसाब से रहने का। अब वो पंजीकरण कराएं, पंजीकरण, उसके बाद अपराधीकरण, अगर पंजीकरण नहीं कराया तो उसको सजा का प्राविधान, फाइन का प्राविधान। आप युवकों को एक ऐसी स्थिति में डाला, और अगर आप अपने परिवार वालों से सहमति वो भी दिखाएं, और ये जितना भी रजिस्टर मेंटेन होगा वो एवरीवन यू कैन से, इवन यू कैन सी। तो ये अल्टीमेटली, जैसे वैलेंटाइन डे के दिन ये दक्षिणपंथी के लोग वो पार्कों में जाकर के लड़के लड़कियों को डंडों से पिटाई करते हैं, ये सरकार के द्वारा इस बार डंडे से पिटाई करने का अभियान है। हमारा ये कहना है कि एक तो जो बात इसमें जनजातियों के संदर्भ में कही गई, तो वे जनजातियां इस कानून के दायरे से बाहर हैं, तो जनजातियों को इस कानून की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि पूरे उत्तराखंड को भी इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। विवाह के लिए, तलाक के लिए, उत्तराधिकार के लिए पहले से कानून मौजूद है। इसलिए ये एक सांप्रदायिक, पितृसत्तात्मक, निरर्थक कवायद है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैरिज के संदर्भ में भी है, शादी और तलाक के संदर्भ में, शादी तो पहले भी रजिस्टर होती थी, हालांकि अब ये कहा गया कि भाई 2010 के बाद जिनकी शादी हुई उनको फिर इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। 2010 तक रजिस्ट्रेशन का पहले से कानून था, तो अब ये दोबारा रजिस्टर करके क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन वो रजिस्टर होगी, तलाक भी रजिस्टर होगा। और उसका जो आर्टिकल 15 है इसी कानून का, तो वो कह रहा है कि ये जो विवाह और तलाक रजिस्टर होंगे, ये जो रजिस्टर है ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा। क्यों? किसको इंटरेस्ट है कि किसकी शादी हो रही है, किसका तलाक हो रहा है? ऐसा इंटरेस्ट किसका है? एक। दूसरा जो प्रश्न है, जिसको और साथियों ने भी कहा, लिव इन रिलेशनशिप वाला, तो इस विधेयक के आर्टिकल 378 से वो शुरू होता है, 81, 82, 83, 88 तक जाता है, और उसमें कहा कि इसको लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना होगा। हालांकि शादी के रजिस्ट्रेशन में भी जो बात कही गई है वो थोड़ी विचित्र है, ये मुझे ध्यान आया अभी, कि यदि कोई दो लोग इस राज्य से बाहर शादी करते हैं और उनमें से कोई इस राज्य का रहने वाला है, तो उसको अपनी मैरिज यहां भी रजिस्टर करानी होगी। तो जो दूसरे राज्य में रह रहा है उस पर इस राज्य का कानून कैसे लागू करेंगे, कैसे लागू करवाएंगे? तो ये तो विवाह के संदर्भ में हुआ। ये जो लिव इन रिलेशनशिप का प्रश्न, तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कहा गया कि इसको रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कराने में एक रजिस्ट्रार होगा जो जांच करेगा और लोकल पुलिस को भी, लोकल एसएचओ को भी बताए। हम ये कह रहे हैं कि ये जो अभी यहाँ 2-3 सवाल पूछे गए कि आप इसको सही मानते हैं, नहीं मानते हैं, हिंदू संस्कृति है, अलाना है, जो भी है, हम कह रहे हैं कि भाई वो तो सरकार से पूछिए। उसने जब कह दिया कि रजिस्टर करेंगे, इसका मतलब वो गलत तो नहीं मान रही, लेकिन वो इसको क्रिमिनलाइज कर दे रही है, आपराधिक बना दे रही है, कि उसका रजिस्ट्रेशन और उसका पुलिस वेरिफिकेशन। तो जिसको डॉक्टर सचान साहब ने कहा, मैं उस बात को ही दोहरा रहा हूं। एक तरह से हमारी ये स्पष्ट धारणा है कि जैसे
वैलेंटाइन डे के दिन ये होता था कि दक्षिणपंथी समूह जा करके पार्कों में घेर करके जोड़ों को उनके साथ मार पिटाई करते थे। तो ऐसे ही धारणा वाले कि भाई ये हमारी संस्कृति के हिसाब से नहीं है, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया साल भर के रोजगार का इंतजाम है, पूरे वर्ष भर का रोजगार है कि आप जा करके हॉन्ट करिए, ढूंढिए, विच हंटिंग करिए और उनके साथ इस तरह का सलूक करिए। दो बालिग लोग कैसे रहना चाहते हैं, उनकी क्या सहमति है, वो उन पर है, उसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई गया ये याचिका लेकर के कि साहब ये लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हास्यास्पद विचार है, ये बेकार का आइडिया है, इसको लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उसके अलावा इससे बाहर जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रश्न है, असल धामी जी पूरा संविधान लेकर के गए और उसका काफी उन्होंने, तो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, संविधान का तीसरा भाग, थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। और वो आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे देश की सीमाओं के भीतर राज्य, राज्य का मतलब प्रांत नहीं, प्रदेश नहीं, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट अपने राज्य पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? ये उत्तराखंड का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, फिर पंजाब, एक राजस्थान वाले कह रहे हैं हम भी बनाएंगे तो राजस्थान का एक और सिविल कोड होगा, फिर असम वाले कह रहे हैं वो भी बनाएंगे तो राजस्थान, उनका असम वालों का तीसरा किस्म का सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो न तो समान है, न नागरिकों के लिए है, हाँ कोड जरूर है जिसको डिकोड करने की जरूरत है उसके अलावा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एक निरर्थक कवायद है, ये एक सांप्रदायिक और पितृसत्तात्मक किस्म की कवायद है। और इसमें बस एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि 2 फरवरी को 2 साल तक वो कमेटी ने काम किया। हम तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को हम लोगों को कमेटी ने बुलाया, हमने जाकर के वहां लिखित में सुझाव दिया, तो हमको तो कम से कम बताना चाहिए कि भाई वो रिपोर्ट क्या है। तो रिपोर्ट तो अभी कोई नहीं जानता है ना, कि कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट कोई नहीं जानता। तो जिन लोगों को कमेटी ने बुलाया और जिनके सामने कम से कम उनको तो, और आज के दिन पर ट्रांसपेरेंसी की इतनी बात है, रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, समस्या क्या है। मैं भाजपा के एक प्रवक्ता का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब जो ये कह रहे हैं ये तो असंवैधानिक बात है, रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं। अरे असंवैधानिक कैसे है भाई? संविधान के दायरे में है तो लोग जानना चाहते हैं उसमें असंवैधानिक क्या है, लोगों के लिए है प्रक्रिया। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि 2 फरवरी को वो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, 4 फरवरी को मंत्रिमंडल ने उसकी अनुशंसा की, उसको स्वीकार किया, और 6 फरवरी को 200 पन्ने का विधानसभा में कानून भी आ गया। अगर सरकारी कार्य की गति इतनी तेज है इस राज्य में, बाकी सब चीजों में भी दिखाई दे, हम तो चाहेंगे कि बाकी सब में भी यह रफ्तार रिफ्लेक्ट हो, तो क्या वाकई इतनी तेज गति है? और या फिर पैरेलली कोई कानून बनाया जा रहा था? तो पैरेलली कानून बनाया जा रहा था तो तब तो इस पूरी कमेटी और उसकी जरूरत ही क्या थी? तब तो भाई आपको उसी पैरेलली कानून बना लेना चाहिए था। ये जो कंसल्टेशन है, ये सब है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये पूरी प्रोसेस को, ये ना समान है ना नागरिकों के लिए है। हाँ, संहिता है, कोड है एक तरह का, और सिविल कोड इसको कहा जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन सब चीजों का क्रिमिनलाइजेशन है। विवाह में रजिस्टर नहीं करेंगे, तलाक में रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको क्रिमिनल तरीके से सजा होगी। लिव इन में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे या नहीं करेंगे तो आपको क्रिमिनल तरीके से सजा होगी। तो सिविल कोड कहाँ है? क्रिमिनल कोड है ये तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक निरर्थक कवायद है जिसका कोई मतलब नहीं, हम सिरे से इसको खारिज कर। हमारे उत्तराखंड को नहीं बल्कि पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि ये एक डफर कानून इंट्रोड्यूस किया गया है, बिल्कुल सिरे से डफर कानून है। समझ में बात नहीं आई कि अगर आप बात करते हैं सिमिलैरिटी की, और 4 चीजों में आपने 5 चीजों में आपने सिमिलैरिटी की बात कही, समान विवाह, समान तलाक और उत्तराधिकार के नियम समान होंगे, और 2-3 चीजें आपने समान की बात कही। तो मुझे समानता में आप बताइए
क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रोविजन इस पे रखा गया है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए आपके जाते हैं? करिए आप उसको, कौन मना करता है कि आप समान सिविल ना लेके आइएगा, नागरिकता कानून मत लेके आइएगा। लेकिन आपने अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आपने कहीं जिक्र नहीं किया, पढ़ा किसी ने? थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात क्रिमिनलाइज की, अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं कि इसको कौन से कानून है, 3 तलाक के कानून को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया। मैं पूछती हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कौन सा प्रोविजन है जिसको क्रिमिनलाइज किया गया? आप बताइए कौन सा प्रोविजन है जिसमें क्रिमिनलाइज हुआ है? तो तब आप एक नहीं करते हो कानून को, तब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करते हो। हिंदू मैरिज एक्ट में आप सिविल प्रोविजंस लागू होते हैं, सेमी सिविल है। और मुस्लिम उसमें जब 3 तलाक की बात करते हैं तो आपको 3 साल की सजा में आप क्रिमिनलाइज कर देते हो उसको। सेम उसी तरह जब आप शादी करने की बात कहते हैं कि शादी जो यहाँ पे होंगी, अब बहु विवाह नहीं कर पाएंगे और करेंगे तो आपको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है भाजपा सरकार केवल एक समाज को टारगेट करके लॉ लेकर आई है। ये जो डफर लॉ लेकर आई है, वो एक समाज को उन्होंने इसको बांधने के लिए, क्रिमिनलाइज करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया है। क्या कौन सा है? अब आपने लिविंग रिलेशनशिप, एक लड़का, एक लड़की, एक औरत, एक मर्द, कोई भी है, आपने कहा कि अगर वो कोई संबंध बनाते हैं और वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर वो नाबालिग है, आपने प्रोविजन देखा होगा, अगर वो नाबालिग है तो उसके माँ बाप को भी सूचना जाएगी, अब पुलिस को सूचना देंगे। आपने तो जिंदगी हेल बना के रख दी लोगों की। मतलब समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? तुमने समाज के साथ वो अत्याचार कर दिए कि आप किसी तरह रह भी नहीं सकते, और अपना इतना बड़ा आप हवा बना के इस कानून को हवा बना के लोगों के सामने परोस रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मैं अपने लोगों से पूछती हूँ, कौन सा बाप, कौन सी माँ ये कहेगी कि मेरी बच्ची लिविंग रिलेशनशिप में चली जाए या मेरा बेटा चला जाए? आप लोग तैयार हैं? मैं उत्तराखंड के तमाम नागरिकों से पूछ रही हूँ, क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए कि आपके घर के लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहें? कोई तैयार है? मैं पूछ रही हूँ किसी से। जब कोई तैयार ही नहीं है तो इस कानून को क्यों इंट्रोड्यूस किया आपने? क्यों मान्यता दी इस कानून को? आप बेवकूफ बना रहे हैं उत्तराखंड की जनता को। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप कॉमन सिविल की बात करते हैं, कॉमन के लिए आपको तब नॉर्थ ईस्ट पे भी घूमना पड़ेगा, 371 को भी आपने देखना पड़ेगा। एक तरफ तो आप कानून बनाएंगे यहाँ के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए बनाएंगे, आप पर्टिकुलर प्लेस के लिए। कैसे हो सकता है? एक देश एक विधान आप कैसे करोगे कायम? अभी जो यहाँ उत्तराखंड में बन गया, यही प्रोविजन उत्तर प्रदेश में भी होंगे, तब आप वहां कहेंगे कि वहां के ट्राइबल्स की तो ये मांग ही नहीं है, वहां के ट्राइबल्स को एग्जम्प्ट करेंगे आप, उत्तराखंड के ट्राइबल्स को आप एग्जम्प्ट कर देंगे। आप वहां जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, वहां भी आप यही कहेंगे कि पंजाब की तो अपनी समस्या है, हम उनको एग्जम्प्ट करेंगे। फिर आप ही बताइएगा कि आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ दिखाई दे रहा है? मजाक बना दिया जैसे। ऐसे से कानून लेके आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं। हाँ, एक काम इन्होंने जरूर किया है, एक हवा बनाया है, इद्दत खुला। मैं पूछ रही हूं आपसे, इद्दत से कौन इफेक्ट हो रहा है? समाज का कोई नागरिक इफेक्ट होता है? और आपको इतनी ही चिंता है किसी एक समाज की बेटियों की, आप उनके रिजर्वेशन करवा दें, आप विधानसभा में उनके रिजर्वेशन करवा दें, आप नौकरियों में उनके रिजर्वेशन करवा दें। आपको अगर बहुत शौक चढ़ रहा है भाजपा जनता पार्टी को कि एक समाज की बेटियां दबाई जा रही हैं, तो उनके उत्थान के लिए आप कार्य करें, हम तो तैयार हैं। लेकिन ये इस तरह के डफर कानून लेके, और ये कानून अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो हमारे जो हिंदू समाज है, क्रिश्चियन समाज है, क्योंकि ये आनंद मैरिज एक्ट के बारे में साइलेंट है। क्यों साइलेंट है आप? क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बारे में क्यों साइलेंट है आप? अब सारे कानून में तो जो मैरिज वाले कानून है, ये 1955 का कानून, आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है, आपके कितने प्रोविजन आपने इससे डिलीट कर दिए जो अब आज लागू करेंगे? आपने कुछ भी डिलीट नहीं करा। जब तक आप वो पहले कानून को डिलीट नहीं करेंगे, आप नया कानून इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? कर सकते हैं कि आप ही बताइएगा? कोई बच्चा भी बताएगा कि एक पहले से मौजूद कानून है, उसके बाद आपने कहा कि एक नया कानून हम लेके आ गए, वो प्रोविजन भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, ये प्रोविजन भी साथ साथ चल रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पे हुआ? ये धामी जी बताएंगे हमको।